इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करेंगे अपने सीपीसी के लेक्चर में भाग 11 के बारे में, जो प्रकीर्ण अर्थात मिसलेनियस से संबंधित है। ठीक है, जिसके अंतर्गत आज के सेशन में हम बात करेंगे सेक्शन 132 से लेकर 135 तक के प्रोविजंस के बारे में, जहाँ पे कुछ स्त्रियों और कुछ व्यक्तियों को छूट प्रदान की गई है जाति अर्थात स्वयं उपस्थित होने से। तो ऐसे कौन कौन से व्यक्ति होंगे, कौन सी ऐसी स्त्रियां होंगी, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए एंड तक हमारे साथ। और यदि आपने पिछले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले बात करें सेक्शन 132। क्या बात करता है? कुछ स्त्रियों को स्वी उपसंजाति से छूट अर्थात स्वयं उपस्थित होने से छूट। ऐसी कौन सी स्त्रियां होंगी? जो स्त्रियां देश की रूढ़ियों और रीतियों के अनुसार, किसके अनुसार? देश की रूढ़ियों और रीतियों अर्थात जो प्रथा चली आ रही है उसके अनुसार लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, तो उन्हें न्यायालय में स्वी उपसंजाति से छूट प्रदान होगी। अर्थात कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो लोगों के सामने नहीं आती हैं। क्यों? क्यों? उनकी रूढ़ियां जो प्रथाएं चली आ रही हैं उसके अनुसार उनका पालन करते हुए लोगों के सामने नहीं आती हैं, तो वहां पर न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित होने के लिए उनको विवश नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी कुछ कंडीशन है कि यह धारा वहां लागू नहीं होगी जहां सिविल आदेशिका के निष्पादन में किसी स्त्री को गिरफ्तार करना हो। वैसे तो यहाँ पे क्या है, पहले पॉइंट में बता दिया है कि किसी भी स्त्री को स्वी उपसंजाति से छूट प्रदान होगी। ठीक है ना? कब? जो देश की रूढ़ियों और रीतियों के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती। लेकिन यदि कोई सिविल आदेश का पारित किया गया न्यायालय के द्वारा और उसके निष्पादन में, उसके एग्जीक्यूशन में किसी स्त्री को गिरफ्तार करना है, तब फिर वहां पर यह धारा लागू नहीं की जाएगी। ठीक है ना? वहां पर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो यहाँ पे बस एक ही कंडीशन है, कौन सी? सिविल आदेशिका के निष्पादन में ये धारा लागू नहीं होती है। बाकी अदर कंडीशन में जो भी हो, वहां पर किसी भी स्त्री को देश की रूढ़ियों के अनुसार उनको मना किया गया है लोगों के सामने आने से, तो वहां पर उनको छूट प्रदान की जाएगी। उसके बाद है सेक्शन 133। ऊपर तो हमने पढ़ा कुछ स्त्रियों को है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे व्यक्ति बताए गए हैं जिनको उपस्थित होने से छूट प्रदान की गई है। ऐसे कौन कौन से व्यक्ति होंगे? तो निम्नलिखित व्यक्ति न्यायालय में स्वीय उपसंजाति से छूट पाने के हकदार होंगे। तो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, संघ के मंत्री, ठीक है ना, जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अर्थात जो सीजेआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राज, राज्यों के राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति, राज्य के मंत्री, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश अर्थात जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनको। उसके बाद आता है कि वे व्यक्ति जिन्हें धारा 87 खा लागू होती है, ठीक है, जो सेक्शन 87 खा लागू होती है जिन व्यक्तियों को, वहां पर उनको यहाँ पे छूट प्रदान की जाएगी स्वयं उपस्थित होने से। ठीक है ना, न्यायालय के समक्ष। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े पर्सन होते हैं उनको यहाँ पे छूट प्रदान की गई है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, पूरे पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद है थर्ड क्लॉज, क्या कहते हैं यहाँ पर? सेकंड है नहीं, थर्ड यहाँ पे क्या है कि जहां कोई व्यक्ति ऐसी छूट के विशेषाधिकार का दावा करता है, ठीक है ना, ऊपर जितने भी व्यक्ति बताए गए हैं उनको तो छूट प्रदान की जाएगी स्वयं उपस्थित होने से। लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो वह ऐसा दावा करता है न्यायालय के समक्ष, उसको भी ऐसे छूट का क्या किया जाए? फायदा मिलना चाहिए। ठीक है ना, ऐसे छूट का विशेषाधिकार उसको प्राप्त है। तो वहां पर उसके परिणाम स्वरूप उसकी परीक्षा कमीशन द्वारा करना आवश्यक है। वहां यदि साक्ष्य की अपेक्षा करने वाले पक्षकार ने कमीशन का खर्चा नहीं दिया है तो वह व्यक्ति उसका खर्चा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो व्यक्ति ऐसा दावा करता है कि उसको ऐसा विशेषाधिकार प्राप्त है कि उसे छूट मिलनी चाहिए स्वयं उपस्थित होने से, तो यहाँ पर यदि जिसने बुलाया है, जिसके फेवर के लिए उसका साक्ष्य लेना है, ठीक है, तो वहां पर यदि उसने खर्चा नहीं दिया है, उस व्यक्ति ने जिसने बुलाया था, जिसके फेवर में साक्ष्य दिया जा रहा है, यदि वह उसका खर्चा नहीं देता है कमीशन का, तब उस व्यक्ति से ऐसा खर्चा लिया जाएगा जो ऐसा दावा करता है। ठीक है ना? उसके बाद है सेक्शन 134। सेक्शन 134 क्या बात करता है? डिक्री के निष्पादन में की जाने से अन्यथा गिरफ्तारी। डिक्री के निष्पादन में की जाने से अन्यथा गिरफ्तारी की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो सेक्शन 55, 57 और 59 में जो उपबंध दिए गए हैं, जो हमने अलग से इसके लिए वीडियो बनाया था, ठीक है ना, यदि आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं।
तो यहाँ पे क्या होता है, गिरफ्तारी निरोध से संबंधित प्रोविजंस यहाँ पर किए गए हैं और इस 57 में बताया गया जीवन निर्वाह भत्ता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो वही प्रोविजंस यहाँ पर भी लागू होंगे, लेकिन कब, जब डिक्री के निष्पादन से भिन्न कोई ऐसी गिरफ्तारी की जा रही है, ठीक है ना। डिक्री के निष्पादन में जो गिरफ्तारी की जाती है उसको छोड़कर यदि कोई गिरफ्तारी की जा रही है तो वहां पर कौन से प्रोविजंस लागू होंगे, जो सेक्शन 55, 57 और 59 के प्रोविजंस है, ठीक है, तो वहां तक लागू होंगे जहां तक वे लागू हो सकेंगे इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है सेक्शन 35। सेक्शन 35 क्या बात किया गया, सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तारी से छूट। तो यहाँ पे कुछ और व्यक्तियों को बताया गया है कि छूट से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। जैसे कौन कौन से व्यक्ति हैं यहाँ पे, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या अन्य न्यायिक अधिकारी। अब तीन लोगों को बताया गया है यहाँ पर, कोई न्यायाधीश है या फिर मजिस्ट्रेट है या फिर कोई अन्य जुडिशियल जो अधिकारी होते हैं, जुडिशियल ऑफिसर होते हैं, उनको सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कब, जब वह अपने न्यायालय को जा रहे हो, ठीक है ना, जब कोर्ट में जा रहे होते हैं न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या न्यायिक अधिकारी, या फिर उसमें पीठासीन अर्थात जब उस वहां पर जो अपनी ड्यूटी कर रहे हो वहां पे बैठे हुए हों कोर्ट में, या फिर वहां से लौट रहे हों, तब यहाँ पर उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ठीक है, वहां पर गिरफ्तारी से छूट है। तो यहाँ पे याद रखिए 3 लोग हैं, कौन कौन से, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और न्यायिक अधिकारी। और 3 जगह पे यहाँ पे बताया गया, जब वह न्यायालय को जा रहे हो, उसमें पीठासीन हो अर्थात बैठे हो या फिर वहां से लौट रहे हो, तब उनको सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यहाँ पे सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तारी छूट मिले, आपराधिक जो आदेशिका, ठीक है ना, उसके अधीन नहीं बात किया जा रहा है। उसके बाद है सेकंड, यहाँ पे है कि जहां कोई मामला, ठीक है, जब कोई मामला किसी ऐसे अधिकरण के समक्ष, अर्थात जो ट्रिब्यूनल होते हैं, ठीक है ना, अर्थात अधिकरण होते हैं, उनके समक्ष कोई मामला लंबित है, कोई पेंडिंग में पड़ा है, तो वहां पर जिसमें उसकी अधिकारिता है, जिसके बारे में वह सद्भावपूर्वक विश्वास करता है, ठीक है, यहाँ पे अर्थात कोई ट्रिब्यूनल है, अधिकरण है, उसके समक्ष कोई मामला पेंडिंग में है, ठीक है, जिसमें उसकी अधिकारिता है। मामला कैसा होना चाहिए, जिसमें उसकी अधिकारिता हो या फिर उसके बारे में सद्भावपूर्वक विश्वास करता है, उस मामले में उसकी ऐसी अधिकारिता है, वहां पर क्या किया जाएगा, उस मामले के पक्षकार को, अब कौन कौन से ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको छूट प्रदान की जाएगी अधिकरण के समक्ष यदि मामला पेंडिंग में है, तो यहाँ पर क्या है, कौन कौन से, यदि कोई उस मामले के जो पक्षकार हैं उनके प्लीडर हो गए, अर्थात जो वकील वगैरह होते हैं, मुख्तार, राजस्व अभिकर्ता अर्थात जो एजेंट्स होते हैं, रेवेन्यू एजेंट्स, ठीक है, और मान्यता प्राप्त अभिकर्ता, या फिर उनके सभी साक्षी जो समन के अनुसरण में कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना, जब उनको समन किया गया है साक्षी को, उनके अनुरूप कार्य कर रहे हैं साक्षी, तब ऐसी आदेशिका से जो अधिकरण ने न्यायालय के अवमान के लिए निकाली है भिन्न। अब यहाँ पर एक चीज है कि जो न्यायालय के यदि अपमान के लिए निकाली गई है आदेशिका, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, तब वहां पर इसको छोड़कर यदि अन्य कोई सिविल आदेशिका है उसके अधीन गिरफ्तारी से छूट प्रदान की जाएगी। लेकिन यहाँ पे 3 कंडीशन है कि यदि जब वह अधिकरण को जा रहे हो, ठीक है, उसमें हाजिर हो, या फिर जब ऐसे अधिकरण से लौट रहे हो, तब उनको ऐसी छूट प्रदान की जाएगी गिरफ्तारी से, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या बताया हमने कि जो न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या अन्य न्यायिक अधिकारी है उनको छूट प्रदान की जाएगी। उसके बाद यदि अधिकरण के समक्ष कोई मामला पेंडिंग में है तो वहां पर उसके पक्षकार, प्लीडर, मुख्तार, राजस्व अभिकर्ता और मान्यता प्राप्त जो अभिकर्ता हैं, ठीक है ना, उनके जो साक्षी हैं जो समन के अनुसार में कार्य कर रहे हैं, उनको छूट प्रदान की जाएगी गिरफ्तारी से। लेकिन कब, जब वह आ रहे हो, जा रहे हो, या फिर वहां पे पीठासीन हो या बैठे हुए हैं जब वह कार्य कर रहे हों, तब यहाँ पर उनको छूट प्रदान की जाएगी, अन्यथा कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी। यहाँ पे एक अब बात बता दिया गया है कि न्यायालय के अपमान के लिए यदि कोई आदेशिका निकाली गई है तो वहां पर गिरफ्तार किया जा सकेगा। उसके बाद है 135A। यहाँ पे क्या बताया गया है कि विधायी निकायों के सदस्यों को सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तार किए जाने और निरुद्ध किए जाने से छूट, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह होते हैं, ठीक है ना, विधायी निकाय होते हैं, उनके सदस्यों को सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तारी से छूट प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि कोई व्यक्ति निम्न अधिवेशन, बैठक या सम्मेलन के, ठीक है, जो हम नीचे पढ़ने वाले हैं, जो अधिवेशन चल रहे हो, बैठक चल रही हो या सम्मेलन चल रहे हो, तब इस ऐसे अधिवेशन, बैठक और सम्मेलन की 40 दिन पूर्व और 40 दिन पश्चात सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तार या कारागार में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। अब ऐसे कौन कौन से अधिवेशन, सम्मेलन, बैठक होंगी, तो यहाँ फर्स्ट दिया गया है, संसद के किसी सदन की या किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का या किसी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा का सदस्य है,
तो यथास्थिति संसद के किसी सदन के अथवा विधान परिषद के ऐसे अधिवेशन के चालू रहने के दौरान 40 दिन पहले और 40 दिन पूर्व 40 दिन पहले और 40 दिन पश्चात उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उसके बाद है दूसरा कि संसद के किसी सदन की या किसी राज्य संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा की या किसी राज्य विधान परिषद की कोई समिति का सदस्य है, ठीक है, और ऐसी समिति के अधिवेशन के चालू रहने के दौरान। उसके बाद तीसरा है संसद के किसी सदन का किसी ऐसे राज्य विधानसभा या विधान परिषद का जिसमें दोनों ऐसे सदन है, ठीक है ना, जिसमें ऐसे कुछ राज्य हैं जहाँ पे 2 सदन है, विधान परिषद विधानसभा, वहां पर भी यदि उनका सदस्य है वह व्यक्ति, तो ऐसे सदन समिति के चालू रहने के दौरान उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन जब ये अधिवेशन चल रहा हो, ठीक है ना, सदन चल रहा हो, उसके 40 दिन पूर्व और 40 दिन पश्चात सिविल आदेश के दिन गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। ये सिविल की बात कर रहा है, क्रिमिनल की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।